बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डायबिटीज़ मेलाइटस, अल्लाह ताला की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ मेडिसिन हमने बहुत ज़्यादा कवर कर ली है। आई थिंक ये लास्ट वीडियो होगी एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, ठीक है। या एक आध वीडियो अगर और बनी नहीं तो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं पीडियाट्रिक्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, उसको इंशाल्लाह हम टच करेंगे। सिर्फ 3 दिन मैंने पीड्स को देने हैं, उसके अंदर मैंने कोशिश करना मैक्सिमम टॉपिक्स निकाल दूँ, ठीक है। एक्चुअली ये डेज मेरे बहुत बिजी हैं, पता नहीं मैं वीडियो के लिए कैसे टाइम निकाल रहा हूँ, लेकिन शायद किसी की हेल्प हो जाए। मैंने मीठा बहुत पसंद है, कभी केक ले आया कर, एक वो सॉन्ग है ना। तो मतलब कुछ लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर भी मीठा खाना नहीं छोड़ते, ठीक है। अमूमन ये जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट है ना, आपके पास दो तरह की हमें पता है कि बचपन से पढ़ती आ रहा है। टाइप 1 है और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ठीक है। टाइप 1 को हम कहते हैं कि वो जोविनाइल भी होती है डायबिटीज़, मतलब जवानी में हो जाती है। टाइप 2 थोड़ी सी जो है ना लेट होती है। आगे हम इसका फ़र्क सारे का सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर अमूमन ये जो पेशेंट होते हैं ना डायबिटीज़ के, इनकी अगर आप हिस्ट्री लें तो टिपिकल सिनेरियो होता है एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेल्स के अंदर, ठीक है। तो जो मेल्स डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके लिए फिर आपने कोई ऐसी ड्रग्स देनी है जो उनकी एरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक कर सकें, ठीक है। वियाग्रा हो गया या इस तरह की जो भी ड्रग्स हैं वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी उन्हीं की डिस्कशन से पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से जो हमारे पास ये जो होती हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, उसी के अंदर आ जाएगा। उसकी आंखें भी उड़ जाएंगी, उसकी न्यूरोपैथी भी हो जाएगी, नेफ्रोपैथी भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो कुछ मैंने तवीज़ बना ली हैं, कुछ रहती हैं, वो मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दे दूँ। तो हमारे पास जो डायबिटीज़ है ना, उसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास शुगर का लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ है, हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। अब वजह क्या हो सकती है, क्यों शुगर का लेवल ज़्यादा है? तो मेरी जान, या तो हमारे पास इंसुलिन बनी ही नहीं है। वजह क्या है, जो पेंक्रियाज के बीटा सेल हैं उसकी हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, नंबर 1 पे ये। नंबर 2 पे इंसुलिन तो बन रही है लेकिन बॉडी के अंदर हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस हो चुकी है। ये दो ही है ना। अब हमारे पास जो है ना वो टाइप्स कुछ आ जाती हैं इसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं मेजर टाइप्स की, ठीक है, तो डायबिटीज़ की जो 2 मेजर टाइप्स हैं उसके अंदर हमारे पास आती हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, और एक हमारे पास होती है जी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है। तो अब जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है ना, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ये ऑटो इम्यून भी इसका दूसरा नाम यूँ कह लें कि चलो ऑटो इम्यूनिटी जो है ना हमारे पास बॉडी अपने सेल को खुद खाना शुरू कर देती है। इस तरह हम अगर इसको लिखें तो ज़्यादा बुरा ना होगा, ठीक है। डेफिशिएंसी हो गया क्या, एक्चुअल में इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन बनी ही नहीं है, इसी वजह से उसी के ऊपर सारी की सारी डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन तो बन की है लेकिन उसकी यूज़ नहीं हो रहा। अब इंसुलिन क्यों नहीं बनी, जो उसके बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज है ना, ठीक है, वो हमारे पास टपाटप डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब इसके अंदर भी फिर हम इसकी जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, एक होता है जी इंसुलिनाइटिस, ठीक है, इंसुलिनाइटिस हो गया। नंबर 2 पे ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है ना हमारे पास इसके अंदर फॉर्मेशन होगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो इंसुलिन बनाने इंसुलिनाइटिस क्या होता है, बेसिकली जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं उनकी हमारे पास जो है ना इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंसुलिनाइटिस। आइटस आ गया तो इन्फ्लामेशन ऑफ द इंसुलिन सेल। अब वो कौन सी है, बीटा सेल की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है। तो ये किन के अंदर होता है, ये जो कंडीशन है इंसुलिनाइटिस वाली, ये उनके अंदर है जो प्री डायबिटिक जो है ना स्टेज के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें अभी जो है ना वो होने वाली होती है, प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर आपके पास ये होगी, ठीक है। बीटा सेल स्पेसिफिक होते हैं, मैक्रोफेजिस हो गए, ये नेचुरल किलर टी सेल्स हो गए, तो वो जो है ना वो आँख इसके अंदर सारी की सारी हमारे पास ख़राबी करते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ होंगी हमारे पास, वो होती हैं, उनका नाम आइलेट्स सेल एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, ठीक है, आइलेट्स सेल एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। नंबर 2 में हमारे पास होती है एंटी गैड, GAD एंटीबॉडीज़, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज़ होती हैं,
ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे पास हेल्प करती हैं डायग्नोस करने के लिए। ये टाइम टू टाइम अपेयर होती हैं ना, तो आप इसको अगर डायग्नोसिस कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी डायबिटीज़ इस बंदे के अंदर चल रही है। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर हैं वो यही है कि एक तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगी। ठीक है। HLA DR3 DR4 गैड एंटीबॉडीज़ आइलेट सेल की जो है ना वो एंटीबॉडीज़, थायराइड डिजीज़ हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन या नाइट्रोजाबीन की अगर डाइटरी के अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर भी हमारे पास वो सारी बातें पड़ी हुई हैं। नॉन इंसुलिन के अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। ये हमारे पास थी टाइप 1 और ये हमारे पास टाइप 2 है। ठीक है। इसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस मेरी जान हो चुकी है, तो इसके अंदर क्या हो सकती है वजह, क्या, ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है। मोस्टली ये जो लाहौरी और बर्गर गर्ल्स और बॉयज़। ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो पेंक्रियाटिक सेल है ना, उनका हमारे पास जो है ना फेलियर है, वो इतनी प्रोड्यूस कर चुके हैं कि वो हमारे पास एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब वो अगर आप सारा दिन पढ़ते एक वक्त है आपका पढ़ने का दिल ही नहीं करता, एग्जॉस्ट हो जाना, तो यही हमारे पास होता है इसके साथ। ठीक है। इसकी मोस्टली एसोसिएशन किनके साथ होती है, ये जो ओबीस लोग हैं इनकी एसोसिएशन होती है जिनके अंदर हमारे पास कोई भी सिंड्रोम एक्स हो या इनके साथ मेटाबॉलिक कोई सिंड्रोम चल रहा है। ठीक है। तो हमारे पास अगर पेशेंट को सेंट्रल ओबेसिटी है, ठीक है, अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन उसका 130/85 से अबव है, या TAGs लेवल जो है ना वो हमारे पास हाई हैं। ठीक है। और HDL हाई डेंसिटी जो है ना जो हमारे पास लिपोप्रोटीन है उनका लेवल हमारे पास कम हो गया है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास होता है, तो इनके अंदर मोस्टली फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा होता है। ठीक है। वजह यही है कि ओवर ईटिंग करते हैं, ओबेसिटी करते हैं, वो कहते हैं ना मीठा बहुत पसंद है। ठीक है। तो वो यही होता है कि कभी केक ले आया, अगर हर जगह जो है ना वो केक लेके पहुंचा होता है और इसके अंदर होती है। ठीक है। अगर मैं दोनों के अंदर फ़र्क करूँ अब टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर, ठीक है, अब हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ है और हमारे पास जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 1 सडन जो है ना हमारे पास हो जाती है, अचानक से जो है ना डेवलप होती है, यंगर पीपल के अंदर होती है, एक नंबर काम है। ठीक है। 20-25 साल की उम्र में बंदा जो है ना बिल्कुल हमें कमज़ोर हो जाता है, एंडोजीनस जो है ना वो इंसुलिन हमारे पास बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो है ना वो आपको प्रॉपरली, एंटी गैड जिस तरह मैंने बताया, वो आपको जो है ना वो प्रॉपरली मिल जाएंगी। ठीक है। इसकी क्या होती है, HLA एसोसिएशन हमारे पास होती है, फैमिली हिस्ट्री जो है ना वो हमारे पास होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव होती है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कीटोसिस बहुत ज़्यादा, कीटोन बॉडीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बनती है, जबकि जो टाइप 2 है ये बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल जो है ना वो हमारे पास डिवेल्प होती है। ओल्डर पीपल में होती है, जो ओबीस होते हैं उनके अंदर हमारे पास ज़्यादा है। अब इसके अंदर एंडोजिनस इंसुलिन यहाँ पे बिल्कुल बनी ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो एंडोजिनस इंसुलिन है ये बनी तो है। ठीक है। इनका लेवल अमूमन बॉडी में नॉर्मल होता है लेकिन ये यूटिलाइज़ नहीं हो रही, तो इसकी यूटिलाइजेशन के अंदर मसला है। वो सेल खा खा के इतने मोटे फूल चुके हैं कि उसके ऊपर कोई रिसेप्टर एक्ट नहीं कर रहा। और इसके अंदर जो है ना अमूमन मोर फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली दर फैमिली आपको चाह रही होती है। ठीक है। और इसके अंदर कीटोसिस बहुत कम होता है, इसके अंदर कीटोसिस 1 में ज़्यादा होता है, इसे 2 में हमारे पास बहुत कम ना होने के बराबर होता है। ठीक है। तो यहीं पे वो कह रहा है कि हमारे पास अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा डायबिटीज़ में। इतनी ज़्यादा कहानी मैंने बताने का मकसद यही था कि हमने अब यहाँ पे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखने हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए इशू हुए हैं। तो अब मेरी जान अपनी ज़रा ना नाक, आँख, कान और गला और जो जो है ना वो हर चीज़ खोल के ज़रा सुनना। ठीक है। आता है क्वेश्चन कि WHO का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है डायबिटीज़ के लिए। तो वो अब मैं इसको मज़ीद सिंपलर और छोटे समय में ज़्यादा कवर करने की शुरू करूँगा। WHO जो हमारे पास क्राइटेरिया ना उसके अंदर कह रहा है कि अगर आपकी रैंडम ग्लूकोज, ठीक है, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, वो मेरी जान, या फिर हमारे पास क्या है कि खाना खाने के, या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं ना आपने पढ़ा होगा बायोकेम में, हम क्या करते हैं 75 ग्राम जो है ना उसको ओरल ग्लूकोज खिला के उसके 2 घंटे बाद जो है ना वो हम चेक करते हैं। और अगर आपका ग्लूकोज का लोड हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या इससे ज़्यादा हो तो मेरी जान आपका एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है। फिर अगर वो भूखा है तो उसकी जब आपने फास्टिंग ग्लूकोज, प्लाज्मा ग्लूकोज चेक की, ठीक है, वो मेरी जान हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है या इससे ज़्यादा है। ठीक है। फिर आपने जो एक होता है ना 3 महीनों की रिपोर्ट आप करवा लेते हैं कि पिछले 3 महीनों में क्या होता है, जिसे हम HbA1c टेस्ट कहते हैं, वो मेरी जान अगर उसका लेवल हमारे पास 6.5% से यूँ कह लें कि अबव है या इसके इक्वल है। ठीक है। तो ये हमारे पास है WHO का क्राइटेरिया, तो आप ऐसे पेशेंट को जो है ना वो डायबिटिक कंसीडर करेंगे। ठीक है।
अभी मैंने खाना खाया हुआ, मैंने अभी 2-3 घंटे खाना, अगर मेरी ग्लूकोज 200 से ज़्यादा, कहते हैं 200 की रोटी खाधी ऐसी, ठीक है, अमूमन ये जो स्टूडेंट होते हैं ये अमूमन कॉलेज लाइफ में कहते हैं कि हमने 200 की खाना खाए थे, 200 की रोटी खाधी है, ठीक है, अगर उसमें रैंडम में ये या 75 ग्राम जब आपने ग्लूकोज, ठीक है, तो 75 रुपये का एक नोट भी इशू हो गया, तो वहीं से याद कर लो 75 ग्राम ग्लूकोज के 2 घंटे बाद मैंने देखा और आपको 200 से ज़्यादा आ रही है वो, फिर कहते हैं हम 1 to 5 पे ऊपर गए हैं, मोटरसाइकिल 1 to 5 होता है, वहीं से याद कर लो एक ऐड कर दो 1 to 6 कर दो, ठीक है। अगर भूखा जो है, भूखा प्यासा उसे मोटरसाइकिल चलाने की पड़ी हुई है, तो मैंने यूँ याद किया कि 1 to 6 जो है ना, 1 to 5 से एक अबाव 1 to 6 मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है वो फास्टिंग, भूखा प्यासा, तो इसका मतलब है फास्टिंग ग्लूकोज 126, बाकी HbA1c 6.1, छक्का मारना है, साढ़े छक्का जो है ना, छक्का के अगर 0.5 आगे कर दो तो ये होगा, ठीक है। कुछ एग्जामिनर अब आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको जो है ना मिली मोल पर लीटर के अंदर भी आपको, ये जो था डेसीलीटर के अंदर था, ठीक है, ये परसेंटेज। अब अगर इसको मैं मिली मोल में कन्वर्ट करूँ तो ये मेरी जान कोई बनता है 11.11 मिली मोल पर लीटर, ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। फास्टिंग वाला हमारे पास क्या है जी, 7 मिली मोल पर लीटर, इसकी दूसरी वैल्यू जो है, या फिर अगर HbA1c है तो इसका हमारे पास होता है जी 48 मिली मोल पर लीटर, जो है ना वो हमारे पास ये एक जुगाड़ू सा तरीका है जो आपने अगर MCQ में कभी पूछ लिया तो हमारे पास ये सारे का सारा हो जाती है, ठीक है। अब अगर तो आपका पेशेंट सिम्टोमेटिक है, मतलब वो आगे खुद बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे यूं यूं ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे शुगर हो गई है, तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ही हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। लेकिन बंदे को कभी कभी शुगर हुई ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट एसिम्टोमेटिक पेशेंट में 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट आपने लाजमी करवाने, उसके बाद आप उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। कभी कभार हो सकता है कि मशीन की एरर भी हो, तो फिर अगर एसिम्टोमेटिक है 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, अगर सिम्टोमेटिक है तो उसके अंदर एक अब नॉर्मल लेबॉर्ट्री वैल्यू इनफ होती है हमारे पास, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास अमूमन पूछ लेते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT आपने सुना है, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि 75 ग्राम ग्लूकोज उसको खिला के उसके बाद जो है वो देख लिया करते हैं। तो हमारे पास वो पेशेंट जिनकी ग्लूकोज इम्पेयर्ड है, मतलब इम्पेयर्ड पेशेंट किसको कंसिडर करते हैं, अगर हमारे पास उसका ग्लूकोज का लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर अंदर आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि इसको बंदे की अभी इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, मतलब इसको डायबिटीज़ होने वाली है। 126 पे हमने ग्लूकोज इसको डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन अभी 100 से 125 पे तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम ओरल ग्लूकोज टेस्ट करवा तक हमें कंफर्म हो जाए। या फिर अगर किसी को हामला खातून है जिसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है, मेलाइटस, तो इनके अंदर हमारे पास जो है ना वो देखा गया है। इसके अलावा वो कहने के केस जहाँ पे हमारे पास अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ में, उसके अंदर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कुछ ड्रग्स जो है ना उनका नाम और उनके काम फिंगर टिप्स पे कर लो, इंशाल्लाह आपको वो बहुत से क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो हेल्प करेंगे डायबिटीज़ में, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग जो है ना वो हमारे पास होती हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर किसी की शुगर हो गई है ना तो किस किस तरह की हम उनके अंदर जो है ना वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो 2 ड्रग्स ऐसी हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ड्रग्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 ऐसी हैं जो हमारे पास क्या करती हैं कि इंसुलिन की सक्रीशन को जो है ना वो बढ़ाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, इंसुलिन की सक्रीशन को बढ़ाती हैं। फिर 3 ऐसी ड्रग्स आप यूज़ करते हैं जो कि रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं, मतलब अगर आए तो वो फ़ौरन पिक कर ले, तो ये सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। एक ड्रग आप उनमें ऐसी देंगे जो हमारे पास क्या करती है, जो अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इंटेस्टाइन से हमारे पास अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। जब अब्जॉर्ब भी कम होगा तो हमारे पास शुगर ही कम होगी उसकी। तो ये हमारे पास इस क्राइटेरिया के ऊपर हमने जो है ना इसको डिवाइड करना है अब, ठीक है। तो आप गौर से देखो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स के अंदर हमारे पास मतलब जो अब मुंह से खाने वाली हैं, ठीक है, उनके अंदर मेरी जान हम क्या कर सकते हैं, आप कर लो कि एक मैंने जुगाड़ू सा निमोनिक इसके लिए बना के रखा हुआ है कि आपको इवन अगर आप FCPS मेडिसिन में जा रहे हो तो आपको ये लाजमी जो है ना दिखेगा। मैंने अपनी सिस्टर की बुक के अंदर देखा था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जो निमोनिक याद लिखा हुआ वो हमारे पास है जी, जो मेरा अपना निमोनिक है, ठीक है, बिड BID, वो कहते हैं ना शर्त लगाना, बिट होता है वो बिड, वहाँ से बिड एट सोडियम, ठीक है, बिड एट सोडियम, बस ये आप अगर निमोनिक याद कर लो तो इंसुलिन के लिए, ठीक है, बिड एट सोडियम, बस BIDAT सोडियम, ठीक है, ये बस ये निमोनिक आपका है।
बी से हमारे पास है बिगोनाइड्स, ठीक है, बिगोनाइड्स हमारे पास आ जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास जो ड्रग होती है वो होती है जी BMW होते हैं ना, वहाँ से BM से BM मेटफॉर्मिन जो है ना वो हमारे पास आती है बिगोनाइड्स के अंदर, दी ओनली बिगोनाइड्स मेटफॉर्मिन। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या होता है, आई से इंसुलिन सेक्रेटोकॉग्स, ठीक है, सेक्रेटोकॉग्स मतलब जो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगी। इसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरी है, एक हमारे पास होती है जी सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है, सल्फोनाइल यूरियाज, और एक हमारे पास होती है जी नॉन सल्फोनाइल यूरियाज, ठीक है। जो सल्फोनाइल यूरियाज है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, दोनों जी वाले, एक हमारे पास होता है जी ग्लिपराइड और एक हमारे पास होता है ग्लिपिजाइड, ठीक है, ग्लिपराइड और ग्लिपिजाइड जो दोनों जी वाली है ना, ठीक है, जो जी करता है उसके साथ एस हो जाता है, ठीक है, यूँ याद कर लो। नॉन सल्फोनाइल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आता है जी रेपाग्लीनाइड, बस याद कर लो, रोता रहता है, नॉन सल्फोनाइल हमेशा रोता रहता है, रेपाग्लीनाइड मैंने यूज। ओ से हमारे पास नहीं BID है ना, तो ये यहाँ पे डी क्या आएगा, डी से जी हमारे पास डाई पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, DDP4 इनहिबिटर्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सीटाग्लिप्टिन, ठीक है, आप इसके अंदर लिख सकते हो सीटाग्लिप्टिन। ये सारे आपको एक दफ़ा रटा लग जाए ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो डाई पेप्टाइड में टी आ रहा है तो सीटा में भी टी आ रहा है, सोट दियो सारे, ठीक है। ए से हमारे पास क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, एक्रोबेज, ठीक है, एक्रोबॉस, ठीक है, BOSC, और हमारे पास आती है मैग्लीटोल, ठीक है। टी से हमारे पास क्या आता है, थायाजोलिडाइडायोन, थाली यानी थायाजोलिडाइडायोन्स। इसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास जो है ना पायोग्लिटाजोन आ जाती है, ठीक है, पायो थाली में पाओ ना, ठीक है, पाओ थाली में सालन शरण पाओ, पायोग्लिटाजोन होगी, ठीक है। और हमारे पास कहते हैं रोजीग्लिटाजोन हमारे पास आ जाती है। लास्ट पे सोडियम है तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, ठीक है। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर, इसके अंदर इसको हम कहते हैं SGLT2 इनहिबिटर, ठीक है, SGLT2 इनहिबिटर। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी आती है, इसके अंदर मेरी जान आती है कैना, कैना ग्लिफ्लोजिन कैना ग्लिफ्लोजिन हमारे पास आ जाती है। तो ये यार हमारे पास कुछ जुगाड़ू सा निमोनिक है। BID बिड एट सोडियम, बी से बिगोनाइड जिसके अंदर मेटफॉर्मिन आती है, इंसुलिन सिक्रेटोगोग में हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया और नॉन सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। नॉन वाला रोता रहता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या आता है जी रेपाग्लिनाइड आ गया, जबकि सल्फोनाइल में जी करने वाले के साथ एस हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास जी से ग्लिपराइड हो गया और ग्लिपिजाइड हो गया, ठीक है। BI और D से हमारे पास पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, जिनके अंदर क्या आता है हमारे पास हर चीज़ रोक देनी है, सीटाग्लिप्टिन सिट करवा देना, सीटाग्लिप्टिन आ गया, ठीक है। बीट हो गया। A से हमारे पास क्या होता है, A से अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन सी आती है जी, एक्रोबेज और मैग्लीटोल आ जाती है, ठीक है। T से हमारे पास क्या आती है जी, थायाजोलिडाइडायोन, थाली में आपने पाओ है, ठीक है, थाली में पायोग्लिटाजोन हमारे पास आ जाती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट 2 इनहिबिटर SGLT2, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती है, हमारे पास कैनाग्लेफ्लाजोन हमारे पास आ जाती है। बस ये आप अगर याद कर लोगे ना, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए इसीलिए जोर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अब ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया, इसको यूँ मेरी जान तवीज़ बना के ना गले में लटकाओ, पी लो, जो भी करो, लेकिन इसको लाजमी याद करना है। अगर कोई पूछ ले तो ये जो मेटफॉर्मिन है ना, ये क्या करती है, डिक्रीज़ करती है HbA1c के लेवल को, ठीक है। जो HbA1c का लेवल बढ़ा हुआ है ये इसको कम करती है, और क्या करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाती है, ये वाली इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन है ड्रग फॉर दी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये एक MCQ है कि फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ इज मेटफॉर्मिन, ठीक है।
इसके लिए हमारे पास कहते हैं कि कोई एडवांटेज ये है कि इसका हाइपोग्लाइसीमिया और वेट गेन लॉस वगैरह नहीं होता, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जीआईटी की जो है ना वो ऑनसेट करवा सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रेनल फेलियर करवा सकती है, रिस्क ऑफ वो सारी की सारी हमारे पास होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरिया है ना ये वाली, ठीक है, ये इंसुलिन सेक्रेटोगोग है, सेक्रीशन को बढ़ाती है ये वाली, ठीक है। ये सल्फोनाइल यूरिया हमारे पास इंसुलिन सेक्रेटोगोग ये वाली ड्रग इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये भी HbA1c के लेवल को कम करेगी, इसके अंदर हमारे पास ग्लिपेजाइड और ग्लिबनाइड वो सारी आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। एडवांटेज ये इफेक्टिव है और सस्ती सी है, लेकिन डिसएडवांटेज ये कि ये इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को हो जाता है और वेट गेन अमूमन हो जाता है। फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज जो इनहिबिटर है ये बेसिकली क्या करती है, ये कैलोरिक इंटेक को अब्जॉर्प्शन को कम करती है, तो इसके अंदर हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जो है ना हमारे पास ये वाली ड्रग, ठीक है, ए वाली, ये इसके अंदर आ जाती है। इसके एक्रोबॉस और मैग्लीटोल हमारे पास आ जाती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये डायरिया करवा देती है, क्रैम्पिंग करवा देती है, हर के अंदर वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग सारा लिख देना बस, इसके अंदर यही होगा। थायाजोलिडाइडायोन के अंदर हमारे पास क्या होता है, थाली के अंदर डालना है, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, पाओ, पी से पायोग्लिटाजोन था और रोजीग्लिटाजोन था और पायोग्लिटाजोन होता है। तो इसके अंदर यही है कि ये हमारे पास क्या करती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो थाली वाला है ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को हमारे पास बढ़ाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो आती है DDP4 इनहिबिटर ये वाली, ये बेसिकली क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है इंसुलिन की सेक्रीशन को। तो हमारी ये भी इंसुलिन की सेक्रीशन फर्स्ट वाली बिगोनाइड्स वाली जिस मेटफॉर्मिन है, और हमारे पास थाली वाली इंसुलिन की सेक्रीशन को ग्रुप 4 वाली सॉरी DDP4, ये दोनों हमारे पास क्या करती हैं, इंसुलिन की सेक्रीशन को बढ़ा देती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो आती है कि बाकी और सिंपल सी बात है, कोई भी नहीं होती, ठीक है। अब ये एटलीस्ट इतना लाजमी याद कर लेना, ठीक है। अब साइड इफ़ेक्ट में आप खुद भी लिख सकते हो कि यार ये हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन, पेरिफेरल एडिमा कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे पास गायनेकोमास्टिया करवा सकती हैं, ठीक है। तो अब इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन नहीं खा रहा किसी वजह से, तो उसके अंदर फिर हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है जी मेरी जान, इसके अंदर इंसुलिन हम दे दें, फार्मूला फार्म के अंदर जो है ना वो हम इंसुलिन दे दें। तो हम हमारे पास इंसुलिन कौन कौन सी हो सकती है, एक होती है रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अगर आपकी फैमिली में कोई बूढ़ा बुजुर्ग लगाता है तो आप उसकी इंसुलिन लाजमी चेक करें, ठीक है। जो शॉर्ट एक्टिंग है ना इसको हम कहते हैं जी हमारे पास रेगुलर इंसुलिन, बस, ठीक है, शॉर्ट रेगुलर, ये आपने बस नाम याद कर लेना है, ठीक है। बाकी जो होती है रैपिड, इसके अंदर हमारे पास कौन सी आती है, लिस्प्रो, LISPRO, अमूमन ये फैमिली के अंदर आपके कोई लगाता भी होगा लिस्प्रो, ठीक है। बाकी जो इंटरमीडिएट है इनके अंदर हमारे पास होते हैं NPH, ठीक है, NPH इंसुलिन अमूमन आपने पढ़ा होगा। ये सोलो लेंटिस का पेन होता है, लेंटी हमारे पास उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। बाकी ये जो हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग, इसके अंदर हमारे पास होती है जी ग्लार्जीन, GLARGIN, ग्लार्जीन हमारे पास है, ग्लार्जीन, NPH, शॉर्ट वाली रैपिड एक्टिंग और लिस्प्रो। रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग, रस्सी L, ठीक है, मतलब L के ऊपर आपने रस्सी बांध देनी है, समझने वाले समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट को हम कह रहे थे रेगुलर, इसको हम कह रहे थे लिस्प्रो, ठीक है, पहला भी L है और ये यहाँ पे भी जो आखिरी वाला L है, यहीं से लिस्प्रो इसका आ गया, ठीक है। इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, सोलो लेंटिस पेन हो गया, ठीक है, लेंटी इसके अंदर हमारे पास आ जाता है, या फिर NPH आ जाता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट में भी N आ रहा है ना तो NPH यहाँ पे लिख देना। और लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास क्या आती है, ग्लार्जीन हमारे पास जी करता हुआ ना L वो आगे पीछे कर ही देता है, तो ग्लार्जीन यहाँ पे हमारे पास याद हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब हमने इनको क्यों क्या शॉर्ट एक्टिंग, देखो ना इसका ऑनसेट जो एक्शन है ना ये हमारे पास 5 से 15 मिनट के अंदर होता है, ठीक है। इसका हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग है रैपिड में तो 5 लगाइए 5 मिनटों के अंदर अंदर बंदे को इसकी जो है फील आना शुरू हो जाती है। इसका 30 मिनट से 60 मिनट होती है शॉर्ट एक्टिंग में। इंटरमीडिएट एटलीस्ट 1 से 2 घंटे लेता है ऑनसेट में, और इसका जो है ना लगाने के 1 से 2 घंटे से या 2 घंटे से ज़्यादा भी जो है ना लॉन्ग एक्टिंग ले सकता है। फिर पीक का लेवल इसके ऊपर कब पड़ता है, जब इसकी लगाए हुए 60 से 90 मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटा गुजर जाए। इसके अंदर पीक का लेवल 2 से 4 घंटे बाद होता है, इसके अंदर 4 से 8 घंटे का बाद होता है, और लॉन्ग एक्टिंग ऐसा 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 हमें मिनट नहीं है। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है अभी आपने लगाई है, इसके बाद ये जो है ना 5 से 15 मिनट में ये शुरू होगी,
काम करना, पीक लेवल इसका 1 से 1.5 घंटे के बाद है, उसके बाद इसका असर 2 से 4 घंटे बाद तक रहेगा, उसके बाद आपको दोबारा इसकी डोज लगानी पड़ेगी। इसका असर कितनी देर रहेगा? 5 से 8 घंटे तक रहेगा। इसका असर कितना रहेगा? 7 से 14 घंटे तक रहेगा, और इसका 18 से 24 है। बस ये पीक वाला और ऑन सेट वाला अगर याद कर लो, मोर देन इनफ है, बस आप इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हम 0.1 से 1 यूनिट पर केजी के हिसाब से लगा देते हैं। कुछ लोगों को ट्वाइस डेली इंजेक्शन लगती हैं, ठीक है। और हमारे पास या फिर इंटेंसिव इंसुलिन थेरापीज़ हमारे पास होती हैं, वो हमने लगानी होती है, कोई रेजमन होती है ना। वो कहता है हमने पता क्या करना होता है, शॉर्ट एक्टिंग और हमारे पास जो इंटरमीडिएट है, इनकी मोस्टली हम कम्बिनेशन बना के जो है ना मरीज़ों को देती हैं। किन के अंदर शॉर्ट है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास वो कह रहा है रेजमन के अंदर हमारे पास एक रेजमन तो ये है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो शॉर्ट एक्टिंग जिसके अंदर मैंने कहा था रेगुलर इंसुलिन होती है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग वो, और साथ में हम जो इंटरमीडिएट है उसका हम ये वाला इसका कमी जिसके अंदर एमपीएच या लेंटस इसका हम ना कम्बिनेशन देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग हम देते हैं 70% और जो इंटरमीडिएट है वो 30% देंगे, ठीक है। तो इसमें यूँ कह लें कि इसकी जो टोटल डोज है 100 है, इनको मिला के लगानी पड़ती है, ठीक है। तो 100 में से आप कहते हैं कि हम ना 2/3 जो है ना वो सुबह के वक्त देते हैं, और इसे कहते हैं 1/3 इसकी डोज जो है ना वो आप रात को लगाओगे या शाम को, ठीक है। ये सुबह के वक्त लगानी है, ये शाम के वक्त। इस तरह हम इस डोज को डिवाइड करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग को आपस में मिक्स करके उसके बाद, ठीक है। और बिफ़ोर ब्रेकफास्ट और बिफ़ोर इवनिंग मील आपने खाने से पहले हमेशा लगानी होती है, ठीक है। ये हमारे पास होती है दिन में 2 मरतबा। इसके अलावा एक होती है हमारे पास, अगर किसी को इससे असर ना हो रहा तो इसके लिए हम एक सेकंड रेजिमेंट होती है जिसके हम क्या करते हैं, इंटेंसिव इंसुलिन थेरापी जिसे कहते हैं, इंटेंसिव इंसुलिन थेरापी। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ द लॉन्ग एक्टिंग, ये वाला एक ही लंबा जो है ना वो हम करवा देते हैं, और आपने वंस डेली एक मरतबा बस लगवाना होता है, ठीक है। और कब लगाना होता है? शाम के वक्त, ठीक है। बिफ़ोर मील जो है ना 30 से 45 मिनट पहले जो है ना खाने के, हाँ ठीक है, बिफ़ोर इवनिंग मील, ठीक है। रात के खाने या शाम के खाने के 30 से मिनट पहले लगा लो, उसके बाद जो है ना वो करो। जिसके अंदर यही है कि वो होम के अंदर जो है ना ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कर रहता है। तो इसके अलावा हमारे पास कहते हैं कि ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारे पास हर वार्ड के अंदर ना इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल होता है, उसके मुताबिक हम देख लेते हैं कि किस पेशेंट को जो है ना वो कितनी इंसुलिन देनी है, ठीक है। वो से टेबल बने होते हैं। अगर मैं छोटा सा आपके पास टेबल बताऊँ ना, तो अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल यूँ कह लें कि 150 से 200 के दरमियान आ रहा है, तो उसको सिर्फ 2 यूनिट जो है ना वो आप इसके अंदर रेगुलर इंसुलिन वाले ये वाले, ठीक है, 2 यूनिट लगाएंगे। अगर उसके जो है ना वो 201 से 250 तक आ रही है तो मेरी जान 4 यूनिट, अगर 251 से 300 तक आ रही है तो 6 यूनिट, ठीक है। फिर अगर 301 से 350 तक आ रही है तो 8 यूनिट दे दो, ठीक है। फिर अगर 351 से 400 तक आ रही है तो हमारे पास इसके 10 यूनिट्स जो है ना वो हमारे पास आप इसके दे सकते हो, ठीक है। तो बस ये आपने एक स्लाइडिंग स्केल होता है जो याद करना। अब यहाँ पे आपको डान फेनोमिना और सोमोगाइल इफेक्ट्स जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। डान में क्या होता है, अच्छा दोनों में क्या होता है, मैं दोनों में याद रख लें कि दोनों में ना सुबह के वक्त 7 बजे जब मरीज़ उठता है ना, ठीक है। अमूमन तो बंदे नमाज के वक्त उठते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बनाया हो कि 7 बजे जब बंदा उठता है दोनों के अंदर आपको हाइपर ग्लाइसीमिया मिल जाता है, ठीक है। मतलब दोनों का शुगर लेवल जो है ना वो बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम इनको दो में क्यों कर रहे हैं? डान के अंदर क्या होता है, देखो मैं अगर चार्ट बनाऊँ ना तो डान के अंदर आपने क्या किया है, इंसुलिन लगाई है, लगाई जब रात के 3 को बजते हैं ना, 3 बजे, ठीक है, अचानक से जो है ना वो उसका क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। तो 3 बजे के बाद जो है ना वो फिर वो 7 बजे तक जो उसका हाइपरग्लाइसीमिया रह जाता है। तो ग्राफ आपको यूँ मिलता है। जबकि जो हमारे पास सोमोगाइल है ना, इसके अंदर भी ग्लूकोज पहले नॉर्मल रहता है जब तक इंसुलिन, लेकिन फिर जब 3 बजती हैं ना उसके बाद ये बंदा हाइपो में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 बजे के बाद बंदा हाइपर में था, ठीक है, और वो फिर सुबह तक हाइपर में रहा। यहाँ 3 बजे के बाद पेशेंट को पसीने से आना शुरू हो, जिस तरह हाइपो वाले सिम्टम होते हैं ना, पसीना स्वेटिंग, और वो कहते हैं कांपना शुरू कर देता है कि मुझे तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले सिम्टम आ रहे हैं। 3 बजे के वक्त उसको भूख लग जाती है, ठीक है, वो फिर हाइपो में जा रहा होता है। फिर उसके बाद जो है ना वो अचानक से सुबह 7 बजे तक जो है ना वो उसके बाकी सेल एक्टिवेट होते हैं, उसको फिर हाइपर के अंदर ले जाते हैं। तो दोनों में सुबह 7 बजे हाइपर ही मिलेगा, लेकिन इसमें 3 बजे के बाद शुरू होता है हाइपर, इसमें 3 बजे के बाद हाइपो होता है पहले, ठीक है। सोमो को जो है ना वो सुबह के वक्त उसको भूख लग जाती है, मैंने सोमो आंटी है कोई, ठीक है उसका, ठीक है। देखो ना रात के 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया हो ना तो बॉडी क्या करती है, यहाँ पे जब हाइपोग्लाइसीमिया होती है तो बॉडी अपने जो है ना ग्लूकागोन जो है ना इसको सक्रिएट करना शुरू कर देती है। तो ग्लूकागोन क्या करता है, वो हमारे पास जो है ना वो क्या करेगा,
ग्लूकागॉन बेसिकली ना इसकी जो है ना वो हाइपो को फिर हाइपर में तब्दील करेगा, और हद से ज़्यादा ग्लूकागॉन जब रिलीज़ होगा तो फिर उसको सुबह के वक्त तक हाइपर के अंदर दोबारा ले जाएगा। ठीक है, तो अब इस ऐसे पेशेंट में क्या करना है, जो सोमोगाइल वाला जिसकी 3 बजे के बाद शुगर कम हो रही है, तो आपने इसकी इंसुलिन की डोज़ कम करनी है। ठीक है, आपने कहना है कि जो तुम रात को इंसुलिन लगा रहे हो वो उसके कुछ यूनिट आप कम कर दो। ठीक है, और आप देखो कहाँ पे उसको एडजस्ट हो रहा है वो। ठीक है, रात के वक्त आपने उसके कुछ यूनिट कम कर देने। जबकि ये वाला जिसकी 3 बजे के बाद बढ़ रही है, तो मतलब इसकी इंसुलिन कमी है, तो इसी वजह से बढ़ रही है ना। तो इसके अंदर जो डाउन फिनोमिना है, इसके अंदर मेरी जान आप क्या करोगे, उसका इंसुलिन जो है ना पॉइंट्स, उससे कहेंगे तुम अपने इंसुलिन के पॉइंट्स ज़्यादा करो। जो भी हो जाए अपने इंसुलिन के पॉइंट्स को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे इंसुलिन रात की जो इंसुलिन है वो कम करनी पड़ेगी। लेकिन एट दी एंड दोनों में हाइपरग्लाइसीमिया होगी, यहाँ पे ग्लूकागॉन्स की एक्टिवेटेड हो जाती हैं, जिससे हमारे पास सारा वो इफेक्ट आ जाया करता है। ठीक हो गया, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरी जान हमने अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ ये क्राइटेरिया कवर कर लिया। अब है जी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। क्या होता है डायबिटिक एसिड? मोस्टली आपके पास जो चिल्ड्रन है ना, टाइप 1 के अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हमारे पास जो होते हैं ना, टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, उनके अंदर हमारे पास जो है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। मैं बताता हूँ क्या होता क्या एक्चुअल में, वो हम सारे का सारे इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। तो देखो, यूँ कह लें कि जो मोस्ट जो हॉल मार्क है ना, कॉमन हॉल मार्क टाइप 1 डायबिटीज़, वो है हमारे पास जी DKA। ठीक है, अब इसके अंदर होता बेसिकली क्या है, एमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड होता है विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस है ना, कीटोन बॉडी बनी है, मतलब बंदे के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, शुगर थी उसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, उस बंदे को एसिडोसिस हो गई। ठीक है, मेटाबॉलिक वो भी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास हो गई है। ठीक है, ड्यू टू रेज्ड कीटोन बॉडी इन दी लेवल। ठीक है, तो कीटो एसिडोसिस यही है कि कीटोन बॉडी, क्यों कीटोन बॉडी इंक्रीज है? देखो, जब भी उसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है, इंसुलिन की कमी हुई, बॉडी की जो है ना वो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। सेल को तो एनर्जी चाहिए, वो कहता है गिव मी मोर एनर्जी बेबी। ठीक है, तो एनर्जी वो ज़्यादा लेता है, जिसकी वजह से अब ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो क्या करेगा, वो लिपिड्स को तोड़ेगा, वो मेरी जान प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, इनका एंड जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। और कीटोन बन के एनर्जी तो दे देते हैं, लेकिन एट दी एंड वो क्या करते हैं, अपनी कांगुलेशन करके कीटो एसिडोसिस को, कीटोन क्या है, एसिडिक की नेचर है, तो कीटो एसिडोसिस जो है ना हमारे पास जो है करता रहेगा। ठीक है, ऐसे मरीज़ का क्या होगा, भाई सांस फूला होगा, अब रिस्पायरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, इसको कंपनसेट करने के लिए सांस फूला हुआ होगा, वो सारी की सारी हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकीटोनीमिया, इंक्रीज्ड एनाइन गैप ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, DKA में हमारे पास क्या है जी, 3 सिम्टम आपको मिलेंगे, हाइपर ग्लाइसीमिया 1 पे, नंबर 2 पे हाइपर कीटोनीमिया, नंबर 3 पे हमारे पास इंक्रीज्ड एनाइन गैप। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो सोडियम और उसका बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का हम एनाइन गैप लिए लेते हैं, तो हमारे पास ये सारे का सारा निकल आता है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रेसिपिटेंट कौन कौन से है, तो उसने लिखा हुआ है कि आई याद कर लो, इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, एट्रोजेनिक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसके अंदर ओके। हम डिस्कशन कर रहे थे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, मैंने यहाँ कीटोन्स बॉडी तक बता दिया था, सॉरी कॉल आ गई दरमियान में, वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, वो कह रहा है जिनको टाइप 1 मोस्टली होती है ना, दोनों में हो सकती है, लेकिन टाइप 1 में डायबिटीज़ मेलाइटिस में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर जो BSR है ना, ठीक है, वो आपका रेज होता है 200 से भी ज़्यादा। ठीक है, 200 से बढ़ के वो कहता है कि 500, ठीक है, से 700 तक, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो आपका जा सकता है। पीएच आपकी कितनी होती है, लेस देन 7.3 आपकी जो है ना वो पीएच आ जाएगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3 जो है ना वो आपका लेस देन 15 मिली इक्वल बाकी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्या है बेसिकली, कीटोएसिडोसिस में हमने एक ट्राइएड ये वाला बनाया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कीटोन, कीटोन का लेवल ज़्यादा है सीरम के अंदर भी, यूरिन के अंदर भी। ठीक है, और एनाइन गैप हमारे पास ज़्यादा है। तो ये 3 बातें यहाँ पे आपको मिलती हैं, वो आपका है। ठीक है, साथ में आप जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना कि हमारे पास मेरी जान जो फिज़िकल साइन है ना, वो हमारे पास सारी का सारा डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, उसके अंदर पानी की कमी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ड्राई स्किन होगी। ठीक है, और JVP उसकी रिड्यूस होगी। ठीक है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, हमारे पास दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी, हाइपोटेंशन में जा रहा होगा बंदा। ठीक है, और कैस्मल्स रिस्पायरेशन जो है ना वो आपको मिल जाएगी, कुस्मेल्स रिस्पायरेशन,
ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में जो है ना वो सेरिब्रल एडीमा वो होगा, ड्राउजीनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, और ब्लैडर के अंदर जो है ना वो इनकॉन्टीनेंस आपको अमूमन देखी जाती है, ठीक है। साथ में वो इवन सर्दी कोल्ड उसकी एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, हाइपोथर्मिया के साथ प्रेजेंट करेगा, इन्फेक्शन होगा, अल्कोहल अगर वो पी रहा है तो उसके साथ है, या फिर हमारे पास प्रेगनेंसी है तो उनके अंदर भी हमें देखा गया है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है। सिनेरियो आता है आपके पास 18 साल ओल्ड बॉय जो है ना वो एब्डोमिनल पेन के साथ और वोमिटिंग के साथ आया, कन्फ्यूज्ड है, फेब्राइल है। मैंने कहा बच्चों में मोस्टली होती है, तो 18 साल अमूमन छोटा ही है। एग्जामिनेशन डिहाइड्रेटेड है और लेबर्ड रिस्पायरेशन है। सीबीसी उसकी करवाई, डब्ल्यूबीसी करवाया, प्लेटलेट कराया, और उसका जो बीएसआर है ना वो मेरी जान हमारे पास कितना है, ग्रेटर दैन 350 है। तो हमारे पास 200 से बढ़ गया, ठीक है। तो जितना भी आप बढ़ता जाएगा मतलब वो डायबिटिक डीके का केसेस हमारे पास आ जाएगा पक्का पक्का, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो मेन चीज़ आपने देखनी है, तो बीएसआर उसका देख लेना, सेकंड पे उसने जो पीएच दी हुई है उसकी वो देख लेनी है, एसटी का तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, ठीक। यहाँ पे आप करेंगे कि क्या ब्लड एग्जामिनेशन जो है ना वो आप करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सीबीसी होगा, यूरिया जो उसका है लेवल है वो हमारे पास रेज्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो देखेंगे आप उसके अंदर क्या होगा, हाइपर हमारे पास कैलीमिया होगा, ठीक है। पोटाशियम लेवल उसका ज़्यादा होगा, अलॉन्ग विद हाइपोनेट्रीमिया होगा, साथ में लो बाइकार्बोनेट इसका लेवल जो है ना वो आपको मिल रहा है, ठीक है। 9 के आप देख लेंगे, कीटोन बॉडीज यूरिनल ब्लड के अंदर रेज है, ईसीजी देखोगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कार्डिक इन्फेक्शन जो है ना अगर हुआ तो आपको पता चल जाएगा ईसीजी में, चेस्ट रेडियोग्राफ करवा लोगे, और इवन आप कोविड-19 जो है ना इसका भी कहते हैं कि हम करवाते हैं ताकि हमें रूल आउट हो जाए कोई और मसला तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मैनेजमेंट क्या करनी है वो बेसिकली है, डीके का पेशेंट तो आपके पास मेरी जान आ गया, पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया, डिहाइड्रेशन, नोज़िया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, इसको लिख लो किसी जगह पे, ये ब्लर विजन अमूमन देखी गई है आपके पास, सारी की सारी बातें, ठीक है। टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, कूल्ड एक्सट्रीमिटीज़, कसमल ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, एयर हंगर, ठीक है। वो अपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करने के लिए जो है ना वो एयर हंगर उसको हो जाती है, मतलब जल्दी जल्दी जिसके कहते हैं ना सांस लेता है, ताकि उसकी एसिडिटी कम हो, सारी की सारी वो हमारे पास, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज देखेंगे रेज्ड है, कीटोन बॉडी रेज्ड है, कीटोसिस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास वही सीबीसी में ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। तो अब आपने मैनेजमेंट क्या करनी है मेरी जान, मैनेजमेंट अगर कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करो, सबसे पहले उसका जो है ना वो कंट्रोल करना है, तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दे दो, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हमने यहाँ पे देखी, जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, रेगुलर जो इंसुलिन है, ये रैपिड भी नहीं, शॉर्ट एक्टिंग ये वाली, ठीक है। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपने काम करनी, यकदम काम नहीं करनी, वरना फिर वो मजीद जो है ना उसका हाइपरग्लाइसीमिया हाइपो में चला जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग आपने इंसुलिन देनी है। नंबर सेकंड जो फ्लूइड है वो आप इसका रिप्लेसमेंट करोगे, पोटाशियम जो है ना वो आपने इसका रिप्लेसमेंट करना, और आपने साथ में क्या करना जी, एंटीबायोटिक्स जो है ना वो इसके अंदर दे देनी, ताकि हमारे पास ये ना, ये है जगाड़ू सा तरीका, अगर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है। अगर आपने इसको एक प्रॉपर वे में लिखना, अगर मैं हूँ फाइनल ईयर में तो मैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का किस तरह लिखूँ, मैं यूँ लिखूँगा, मैं मेरी जान सबसे पहले इसकी लूँगा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री लूँगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, जनरल मीयर में क्या करेंगे, उसके जब भी पेशेंट आता है आप क्या करते हैं, आईवी लाइन जो है उसकी एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। उसकी साथ में आप क्या करेंगे, जो भी सिंपल है सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी वो उसके करवा लेंगे, ब्लड में HbA1c भी करवा लेंगे सारी सारी। फिर जो नंबर सेकंड में हमने कहा फ्लूइड थेरापी देना, तो इससे हम कहते हैं रीहाइड्रेशन। मैंने कहा ना उसको पोलीयूरिया और पोलीडिस्पिया, प्यास ज़्यादा लग रही है और उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, तो मेरी जान इसके अंदर क्या करेंगे आप, रीहाइड्रेशन थेरापी करेंगे, उसको पानी नहीं कमी होने देनी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लूइड थेरापी में आप क्या करेंगे, जो 3 लीटर जो है ना वो आप नॉर्मल से लाइन जो है ना वो लगाएंगे अगले 6 घंटे के अंदर। जैसे ही पेशेंट आए तो अगले 6 घंटे के अंदर आपने 3 लीटर पानी हर सूरत नॉर्मल से लाइन जाना ही जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस डोज है ना वो आप देखेंगे कि आपने एम क्या करना है कि आपका 0.5 ml पर केजी पर आवर से जो है ना ज़्यादा उसका यूरन निकलना चाहिए, इससे ज़्यादा ही इंशाल्लाह निकले तो तभी आपके पास पेशेंट जो है ना वो ठीक होता होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आप क्या करें, ग्लूकोज का लेवल चेक करें, ठीक है। अब जब इतना फ्लूइड जाएगा तो वो हर डाइल्यूटेड सी चीज़ें हो जाएंगी, आप इसके अंदर क्या करें 10% जो है ना वो आप इसके अंदर ग्लूकोज जो है ना वो
आपने ऐड कर देना है, और वो किस रेट पे, 125 ml पर आर के रेट पे। जब ग्लूकोज लेवल लेस दैन 250 आपको मिल रहा है ना, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, या फिर आप यूज़ कर लो, सिंपल कह दो कि आप 3 लीटर जो है ना वो डेक्सट्रोज भी मीठा होता है ना, तो 3 लीटर आप डेक्सट्रोज जो है ना वो यूज़ कर लो, तो इसके अंदर होते थे। ये हमारे पास होगी। अब हमने क्या करना है, इनिशियल थेरापी, इनिशियल स्टेप में अब IV एक्सेस कर लिया, जनरल कर लिया, रिहाइड्रेशन कर ली। अब आप देखो कि उसके ग्लूकोज का स्टेटस क्या है। अगर तो हाइपरग्लाइसीमिया, तो रिडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना वो आपने करना है, मतलब जो उसका हाइपर में जा रहा है ग्लूकोज का लेवल, उसको रोकना है। तो इनिशियल स्टेप में क्या करेंगे, आप करो फिक्स रेट इंसुलिन का जो है ना वो आप इसके अंदर दे दो, ठीक है। और इंसुलिन आपने कितनी देनी है मेरी जान, 0.1 यूनिट पर केजी पर आर के हिसाब से जो है ना वो आपने उसका वेट कैलकुलेट करना है, और उसके साथ 0.1 यूनिट पर केजी। अगर उसका 70 केजी है तो उसके मल्टीप्लाई कर दो 0.1 के साथ, तो आई थिंक मोर और लेस कोई 35 इतनी आएगी, या जितनी भी आए वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब बेसल इंसुलिन को आप कंटिन्यू करो, जो रिस्पॉन्स आए तो वो देखो। इसके साथ फिर आप चेक करते रहो कि ब्लड की टोन्स जो है ना वो कितने हुए हैं, वो सारे के सारे आपको रेजोल्यूशन ऑफ डीके बता देंगे। साथ में आप जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट जो उसका ख़राब हुआ उसको जो है ना बैलेंस कर लो। पोटाशियम जो है ना वो मेनली आपने देखना होता है कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं होगा, वरना इसकी वजह से टैकीकार्डिया, दिल के अमराज। एसिड बेस बैलेंस आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। एसिडोसिस होती है तो इसके अंदर आप क्या देखें, बाइकार्बोनेट जो है ना इन्फ्यूजन कर देते हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी जनरल सर्जरी वाली, एसिड बेस बैलेंस, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट को इन्फ्यूजन करवा दिया करते थे। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आप कहते हैं जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक साथ में दे दो, ठीक है। और जो अभी है कॉम्प्लिकेशन उसको ट्रीट कर दो, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको पूरे में करूँ, इंसुलिन दी, फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया, नंबर 3 पे हमने क्या किया, एनायन गैप उसका ठीक किया, पोटाशियम जो है ना वो रिप्लेस कर दिया। DKA पेशेंट में हमारे पास कहता है कि पोटाशियम का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो पोटाशियम लेवल ना 5.5 से ज़्यादा, तो हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पोटाशियम 5.5 से कम है तो बाहर से आप पोटाशियम दे दोगे। अगर 3.5 से कम है वगैरह सीनियर को बताओ, और हमने जो है ना वो एडवाइज़ नहीं करनी इस बंदे, अगर 3.5 से भी कम है तो इंसुलिन एडवाइज़ ना करो। बाकी इनिशियल में इन्फेक्शन के लिए बाकी आप वो चीज़ें हैं ना वो आप इसके अंदर ऐड अप कर दोगे, तो आपके पास काफ़ी हद तक पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। ये है जी हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में, अगर आपको पता हो। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटिक एसिडोसिस अगर हमने ट्रीट ना किया, पड़ा रहे मरीज़, तो वो मेरी जान हमारे पास सेरिब्रल एडीमा, उसके दिमाग के अंदर जिसे कहते हैं पानी पै गया, तो सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडीमा, फेफड़ों में पानी पड़ गया, ठीक है। हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है, हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है। इंसुलिन अगर ओवरडोज या लो डोज होगी जिससे होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास AKI, जब बहुत सवियर डिहाइड्रेशन होती है तो एक्यूट की इंजरी भी हमारे पास हो सकती है। मैंने नेफ्रोलॉजी की वीडियो लास्ट अभी अपलोड की है, वो देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, ये तो हमने कर लिया, ये सारे का सारे DKA के बारे में इंपॉर्टेंट। हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, इसको हम कहते हैं HHS, या इसका दूसरा नाम होता है हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। इसके अंदर मतलब कीटोन बॉडीज हमारे पास नहीं बनती, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉन्क, HONK, हॉन्क। मतलब हाइपर ग्लाइसीमिक नॉन कीटोटिक जो है ना वो एंड पे कोमा आप लिख देंगे, नॉन कीटोटिक कोमा, ठीक है। ये हमारे पास होता है, ये भी एमरजेंसी है, लेकिन ये किसके अंदर होता है, ये हमारे पास टाइप 2 जिनको डायबिटीज़ जो कि ओबेज पेशेंट है उनके अंदर, ये हमारे पास थी टाइप 1 के अंदर। अब ये MCQs आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में कोमा होता नहीं है, लेकिन यूँ नाम लिखा हुआ, कोमा इज़ नॉट द कॉमन फीचर, लेकिन इसको हमने यूँ लिखा कि इसके अंदर कीटोन बॉडीज़ नहीं होते, तो बस ये पुराना नाम पड़ गया था, लेकिन नया नाम इसका HHS है, हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, सीवियर किस्म का हाइपरग्लाइसीमिया है होता है इसके अंदर, हाइपर विद आउट सिग्निफिकेंट कीटो एसिडोसिस, इसके अंदर कीटो एसिडोसिस बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। अभी इसके अंदर BSR अमूमन आप देखती है ना जो पेशेंट का, तो वो ग्रेटर देन 600 से भी बढ़ गया। वहाँ पे हमने देखा था 200 से बढ़ रहा था, इसके अंदर 200 से 500 तक था, फिर वो 700 तक जाता, यहाँ पे सीधा ही 600 से ऊपर चला गया, ठीक है। PH आप देखोगे तो हमने कहा कोई एसिडोसिस नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, PH उसकी ग्रेटर देन 7.3 होगी, ठीक है। बाकी आपको कीटोन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, नेगेटिव आपको कीटोन बॉडीज़ बिल्कुल नेगेटिव होंगी इसके अंदर, ठीक है। बाकी कह रहे हैं कि सवियर हाइपर ओस्मोलैलिटी इसके अंदर बहुत देखी गई है। क्लिनिकल फीचर में वही है, पोलीयूरिया,
पॉलीडिस्पिया, ठीक है, वेट लॉस होगी, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, और इवन वो कभी कभार दिक्कत है, कोमा इतना कॉमन नहीं है लेकिन हो भी जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेटिंग इन्फेक्शन है या किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, पेशेंट आता है आपके पास। अब यहाँ पे देखो, कोमा को ज़रा दिमाग में रखना है, ज़्यादा नहीं होता लेकिन आपने दिमाग में रखना है। ड्राउजीनेस, सेमी कॉन्शियस एट होम हो गया, ठीक है। कहता है हॉस्पिटल में एक 55 साल बंदा एडमिट किया गया है, ही हैड नॉट सीन फॉर अ वीक, मतलब उसने वो डिहाइड्रेटेड हुआ है और उसके अंदर कोई कीटोन बॉडीज आपको फाइंडिंग में नहीं मिली, लेकिन वो ड्राउजीनेस की तरफ जा रहा है। उसका ग्लूकोज जो है ना, वो जब लेवल देखा गया तो वो 720 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो हमारे पास सीधा सीधा क्या केस है, HHS या हॉन्क, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, हमारे पास सीधा सीधा केस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मैनेजमेंट क्या करेंगे, सेम यही जो है ना मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको बताई है। सबसे पहले आप जनरल मैनेजमेंट IV लाइन उसको लगा दो, ठीक है, और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, सिवेरिटी देख लो, रिहाइड्रेशन दर 3 लीटर फ्लूइड अगले 6 घंटे में लगा दो, बाकी जो है ना 0.5 ml पर kg पर आवर के हिसाब से आपने यूरिन आउटपुट उसकी देख लेनी है। 10% ग्लूकोज ऐड कर देना है, ठीक है, 3 लीटर डेक्सट्रोज जिसे हम कह रहे हैं। इंसुलिन थेरापी आपने भी इसके अंदर स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, 0 से 60 मिनट में, बाकी 1 to 6 आवर में। बाकी आपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। लैक्टिक एसिडोसिस अगर हो रहा है तो उसके अंदर आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे दोगे, करेक्शन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स और एंटीकोगुलेंट का कोई भी थ्रोम्बोसाइटोसिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हॉन्क है ना, इसके अंदर 2 ही चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया ग्रेटर देन 600, ठीक है, या कहीं पे ये 600 ही लिखा होता है, ठीक है। बाकी इंक्रीज्ड ओस्मोलैलिटी, ओस्मोलैलिटी कितनी इंक्रीज होगी, ग्रेटर देन 320 मिली ऑस्मोल पर लीटर से ज़्यादा। बाकी उसका मेंटल स्टेटस अल्टर है, ठीक है, और डिहाइड्रेशन जो है ना उसको बहुत ज़्यादा है, लेकिन कीटोसिस नहीं है। और इसके अंदर यूँ कह लें कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रेशो क्रेटिनिन जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो बस ये आपने करना है। बाकी इंसुलिन थेरापी जो हमने वही सारी जो देखी हुई है, IV स्टार्ट करना है 0.05 से 0.1 यूनिट पर kg पर आवर के हिसाब से आप इसको शुरू कर दोगे, आपके पास बंदा टनाटन हो जाएगा। यहाँ पे आप जी लैक्टिक एसिडोसिस, यूँ कह लें कि वेरी इल जो पेशेंट हैं या ओवर ब्रेथ पेशेंट होते हैं, इनके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस होता है, इमूमन ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर होता है, ठीक है। पेशेंट ब्रेथ जो है ना, यहाँ पे आपको कोई भी कीटोनिक स्मेल नहीं मिलती। यहाँ पे डीके में था ना एसीटोन, मीठी मीठी सी खुशबू आ रही होती है, यहाँ पे कोई आपको इस तरह का सिग्निफिकेंट नहीं। हाई कंसनट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ब्लड होता है, ठीक है। इसके अंदर जब एसिड ज़्यादा तो आप क्या करो, IV बाइकार्बोनेट दे दो, बंदा आपके पास टनाटन ठीक हो जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ हमने ये भी डायबिटिक कीटोसिस और HHS भी कर लिया, जिसे हम होम कह रहे हैं। अब हमारे पास है जी हाइपोग्लाइसीमिया का केस, मतलब ग्लूकोज लेवल उसका जो है ना वो लो हो गया। अमूमन आपके पास आता है जी, एक फ़ीमेल आई है, ठीक है, वो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग खा रही थी, लेकिन अब वो एमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट की, उसकी हिस्ट्री है कि हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग मतलब शुगर के लिए कर रही है। तो उसमें वो कह रहा है कि शी वाज गिवन 2 एम्प्यूल ऑफ डेक्सट्रोज, ठीक है, ही स्टार्टेड द रेट ऑफ द 100 पर, बाकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। और 4 आवर में, अच्छा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया का केस अगर आपके पास आ गया है ना, तो इसके अंदर सिंपल वो कह रहा है कि आप स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या करोगे, अगर आपको ये पता है तो मोर देन इनफ है, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आता। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए आप क्या करते हो, मेजर जो इसकी वजह होती है ना, वो इंसुलिन के ऊपर जो लोग होते हैं ना, यूँ कह लें कि अगर कोई जो डीपॉट इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिएज हमने देखा है ना, ठीक है, सल्फोनाइल यूरिएज वाले जो अभी ऊपर हम देख के आए हैं, तो वो जो लगा रहे थे उनके अंदर मोस्टली देखा गया। तो आप क्या करोगे, बाहर से जो है ना, जैसे ही पेशेंट आए IV, आपको हिस्ट्री पता चली ज़्यादा इंसुलिन चली गई है, तो IV डेक्सट्रोज जो है ना वो बाहर से आप दे दो 10% या 20%, ठीक है। इसके साथ आप क्या करो, ओरल कार्बोहाइड्रेट्स, उसको चीनी वगैरह या इस तरह की मुंह से जो है ना वो चॉकलेट्स वगैरह खिलाना शुरू कर दो, ठीक है, जो पेशेंट अगर एबल टू ईट है। साथ में आप क्या दो, ऑक्टीरोटाइड दे दो, इन केस आप अगर बार बार उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है, आपने इन्फ्यूजन भी की है डेक्सट्रोज की, उसके बाद भी हो तो आप उसको क्या दे, ऑक्टीरोटाइड्स जो है ना वो इसके अंदर दे सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि कोई और ज़्यादा इंसुलिन नहीं लगानी इसके अंदर, ये ना हो क्या। हाँ, बाकी वो कह रहा है कि आपने जो भी हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है उससे प्रिवेंशन करनी है। इंसुलिन इंजेक्शन जो है ना उसकी टाइमिंग देख लो, डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज़, और हमारे पास डेक्सट्रोज की इन्फ्यूजन साथ करते जाओगे, ठीक होगी, ठीक है। जो हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो सवेयर हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं, वो हमारे पास जो है ना वो इंसुलिन, सेक्रेटोकॉग्स, ठीक है।
अब इसके अंदर जो है ना वो हमने क्या था कि सल्फोनाइल यूरिएज है और नॉन सल्फोनाइल यूरिएज है। एस वाला था ग्लिबराइड हो गया और ग्लिपिजाइड हो गया, ये वाली दो जो ड्रग्स हैं इसके अंदर रहती है। बाकी हमारे पास कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिसके अंदर प्रोपेनोलोल हो गया, क्विनिडीन हो गया, तो वो हमारे पास कुछ करती हैं, तो हमारे पास ये है। फिर है जी मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर आपको आ जाए कि डॉक्टर साहब अगर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इसका कोई चार्ट शार्ट बना दें तो आप क्या करेंगे? तो यार सिंपल सी बात, अपने घर में जो पेशेंट है ना शुगर वाला, उसका चार्ट देख लेना। न्यूट्रिशनल थेरेपी में सबसे पहले आप लिखोगे डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। डाइट में आप क्या करोगे, उसके जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल वो आप हर रोज़ उसकी ऐड कर दोगे। फिर जो बेसिक मील है पोटैटोज़, ब्रेड, राइस, पास्ता, स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इससे जो है ना वो जितना ज़्यादा बच सकते हैं वो बचा लेना, ठीक है। और इसके साथ वो कह रहा है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसका अल्टरनेटिव, ठीक है, लो फैट मिल्क अमूमन मिल जाया करता है मार्केट से, ठीक है, वो यूज़ करें बजाय हाई फैट मिल्क खाने के, ठीक है, पीने के, ठीक है। इसके अलावा बीन्स, पल्सिस, फ़िश, एग, मीट और अदर प्रोटीन वगैरह जो है ना इनका पोर्शन थोड़ा सा आप बढ़ा दें, ऑयली चीज़ें कम कर दें, ठीक है। और इसके अलावा ईट स्मॉल, लिटिल लिटिल खाना है लेकिन रिपीटेटिवली खाना है। फिर ड्रिंक करना है आपने, उसे कहना है कि 6 से 8 कप जो है ना वो पानी की आपने डेली जो है ना बेसिस पे पीनी है। अगर वो हाई फैट शुगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए आप ना डेली बेसिस पे उसकी एक्सरसाइज रिकमेंड कर दो, ठीक है। डेली साल्ट इंटेक जो है ना ऐसे पेशेंट की जो है डायबिटिक उनकी साल्ट इंटेक जो है ना वो लेस दैन 6 ग्राम आप इससे भी कम कर दो। रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, ठीक है। और इसके साथ फिर आप ना ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स वाला जो चार्ट है ना जिसके अंदर हमने क्या था, ये वाली ड्रग BID बिड, उसके साथ सोडियम था और हमारे पास एंड पे क्या था, एट ए से ए और टी, ठीक है। थायाडोडी डाइजोन हो गया, सल्फोनाइल यूरिएज हो गया, ठीक है, हमारा बिगोनाइड्स हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है, और इंसुलिन सेक्रीटागोग हो गया, सल्फोनाइल यूरिएज, वो सारी आपने यहाँ लिख देनी जो हमने शुरू में पढ़ी है। तो बस आप सिंपल सी ये बात लिख दोगे, आपके पास कंप्लीट है, ठीक है। और अगर आपने ट्रीट ना किया तो एक्यूट कीटो एसिडोसिस हो सकता है, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, होंक होगा, लैक्टिक एसिडोसिस या हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारे लिख देना। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, तो उस कॉम्प्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक तवीज़ बनाया हुआ है, वो किधर गया है, अगर मुझे मिल जाए ना, ये वाला, ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, डायबिटिक रेटिनोपैथी उसकी आंखों के ऊपर शुगर जाती है, नेफ्रोपैथी गुर्दे के ऊपर जाती है, न्यूरोपैथी उसकी नर्व्स इन्वॉल्व है। इसके अंदर अगर आप ऐड मज़ीद कर लो ना, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमारे पास अगर आपने आई पढ़ी तो बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव मैक्यूलोपैथी, मतलब उसका मैक्यूला जो सेंट्रल वाला एरिया वो भी हमारे पास ख़राब होना शुरू हो जाता है। नाम याद कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके अंदर मज़ीद लिख दो कि शुगर वाले मरीज़ को कोरोनरी जो है ना वो सर्कुलेशन में MI मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, उसको दर्द नहीं होती, ठीक है, और हार्ट अटैक हो जाता है। फिर सेरिब्रल सर्कुलेशन जो है ना वो दिमाग की ख़राब है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, इस्कीमिक अटैक हो गया। पेरिफेरल हमारे पास जो सर्कुलेशन है ना, क्लाडिकेशन और इस्कीमिया, वो इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी होती है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑप्थेल्मिकली रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, इम्पेयर्ड, हमने देखा मोतिया हो जाता है अमूमन, ये जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर यही हमारे पास है। नेफ्रोपैथी, रीनल फेलियर, अमूमन ये डायलिसिस करवा रहे थे, इनको शुगर बहुत ज़्यादा होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमारे पास क्या होता है, सेंसरी लॉस हो सकता है, मोटर लॉस हो सकता है, ठीक है, पेन और बहुत सारी मोटर वीकनेस हमारे पास। ऑटोम्यून में GIT जो है ना वो प्रॉब्लम्स इसको बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। और फुट डिजीज़ में इनको कह रहे हैं कि पेनफुल अल्सर होती है, इनको कोई ज़ख्म हो जाता है तो वो ठीक नहीं जल्दी होता, ये सारी की सारी होती हैं। अच्छा, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है इसके अंदर सबसे जो है ना मेन कॉमन है अडल्ट के अंदर ब्लाइंडनेस काज करवाने का। हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली क्या करता है, जो इंक्रीज़ करता है रेटिनल फ्लो को, जो आँख का जो रेटिना है ना, ठीक है, यहाँ पे रेटिना, इसके अंदर जो वेसल है रेटिनल वेसल, उसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से प्रेशर भर भर के आता है, खून टपाटप आता है, और वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है रेटिनल एंडोथीलियल सेल को। यहाँ पे जो सेल है उसको वो डैमेज करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो ऑटो रेगुलेशन होना शुरू इम्पेयर्ड हो जाती है। क्रोनिक रीनल हाइपोक्सिया हो जाता है, वहाँ पे उस रीनल को जो है ना वो रीनल कह रहा है रेटिनल, ठीक है, वहाँ पे हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, वेसल की फॉर्मेशन और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी सारी की सारी होती है। क्लासिफिकेशन में कह रहा है हमारे पास कौन कौन सी हो सकती है, बैकग्राउंड हो सकती है, इसको हम नॉन प्रोलिफरेटिव भी कहते हैं, इसके अंदर डॉट एंड ब्लॉट हेमरेजेस आपने पढ़े होंगे वो होते हैं, ठीक है।
और एक्स ड्यू डेट में लिपिड और प्रोटीन की आपको एक्स ड्यू डेट मिल जाती है। प्री प्रोलिफरेटिव में हमारे पास वीनस बीडिंग आपको नजर आती है, कॉटन वूल स्पॉट यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो हमारे पास आपको नज़र आती हैं, प्रॉपर वो माइक्रोस्कोपिकली डायग्राम लगी हुई है आई के अंदर। प्रोलिफरेटिव में हमारे पास क्या होता है, नई वेसल जो है ना अजीब करीब न्यू वेसल ब्लड वेसल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बाकी हमारे मैक्यूलोपैथी में उसका जो मैक्यूला है वो सारे के सारा खराब है। तो अब इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे, प्रिवेंशन करो, रेगुलर आप स्क्रीनिंग करा लो, रेटिनो उसकी आँख का मुआयना करते रहो, कहीं कितनी डैमेज होगी कितनी रहेगी ये वो देखते रहो आप, ठीक है। बाकी ये कह रहा है कि अगर फोटो कोगुलेशन हमारे पास है कि जो वेसल है उनको हम जला देते हैं ताकि वो मज़ीद ना फैल सकें। यहाँ पे उसने लिखा हुआ कि हमारे पास होते हैं रूबियोसिस आयराइडस भी हो सकता है, ठीक है, आयराइडस ये भी आयरस सोर्स आ जाए। बाकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या आता है, नेफ्रॉन मतलब इसको हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़, गुर्दे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इसके अंदर मैक्रो एल्ब्यूमिनीमिया बड़े बड़े जो है ना वो 300 जो है ना वो मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन अगर उसके पेशाब में आ रही है, आर्टीरियल ब्लड ज़्यादा होता है, पूरा ग्लाइसीमिक कंट्रोल होती है, फैमिली में होती है मोस्टली, मेजेंजियल एक्सपेंशन हमारे पास जो होती है वो हमारे पास सारी की सारी देखी गई हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया जब होता है ना किडनी में बेसिकली, या ये किडनी है ना, यहाँ पे जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा ज़्यादा शुगर होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे प्रोटीन के मालिक्यूल हैं वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिनीमिया। इसके साथ प्रोटीन आ रही है तो प्रोटीनो यूरिया से हम कहेंगे, ठीक है। जब ये प्रोटीनो यूरिया होता है हमारे पास एक वक्त आता है कि इस हद से ज़्यादा निकल जाती है, वो डैमेजिंग हो जाती है, तो हमारे पास GFR यकदम कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाएगी, बस यही है। टाइप 1 में हमारे पास मोस्टली 5 साल होती हैं, और वो बाकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें किया कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लो, हाइपरटेंशन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको ठीक कर लो, ACE इनहिबिटर्स दे दो, ARBs दे दो, ठीक है। बाकी लो प्रोटीन डाइट, डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन इसका एंड है। न्यूरोपैथी में न्यूरॉन्स के सारी सारी खराबी है, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ एक छोटा सा चार्ट है कि न्यूरॉन के लिए हमारे पास ये सोमैटिक न्यूरोपैथी हो सकती है या ऑटोनॉमिक हो सकती है। सोमैटिक में फिर पोली न्यूरोपैथी हो सकती है, मोनो हो सकती है। जो पोली है उसमें सिमेट्रिकल है वो सेंसरी है, तो एसिमेट्रिकल हमारे पास मोटर होती है। बाकी ऑटोनॉमिक में उसके CVS के ऊपर इफेक्ट है, GID के ऊपर इफेक्ट है, जेनिटो यूरिनरी में पिलरी है, सूडो मोटर, इन सब के ऊपर हमारे पास इफेक्ट आ जाया करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होती है सिंपल सी एक बात। अगर आपको कुछ इससे मसला हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपका आइडिया होगा। अभी मैंने किसी जगह पे जाना है तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मैं खुद भी थक चुका हूँ। तो कोशिश करूँगा अगर मुझसे हो सके। बाकी थायराइड वाली तो सिम्पटम हाइपर है, हाइपो है, उसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है भी नहीं मेरे ख्याल में। कुशिंग डिजीज़ सिंड्रोम है, फिजियोलॉजी वाली बातें हैं, तो अगर मौका मिला तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कशन कर देंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हर सूरत पूछा जाता है, ठीक है। दुआ में याद रखना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट पीरियड की वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।